नमस्कार। आज के इस विस्तृत एक्सप्लेनर में हम अस्थावां विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत का एक क्लिनिकल डेटा आधारित पोस्टमार्टम करेंगे। हमारा मकसद उन आंकड़ों और जनसांख्यिकी को समझना है जिन्होंने 2025 के चुनावी नतीजों की कहानी लिखी। बिना किसी लाग लपेट के सीधा डेटा पर बात करेंगे। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये महज लकीरें नहीं हैं। ये बिहार की मिट्टी है। एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी जमीन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और पूरी तरह से ग्रामीण है। यहीं पर आकर तमाम नीतियां और राजनैतिक वादे असली जमीनी हकीकत से टकराते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण को हम इन 6 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे: पल्स ऑफ द सॉइल, एनाटॉमी ऑफ द आउटकम, पुराने ट्रेंड्स, असली प्रशासनिक विफलता, आगे का ब्लूप्रिंट और अंत में एक विजन और चेतावनी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मिट्टी की धड़कन यानी अस्थावा का असली संदर्भ। देखिए, किसी भी डेटा को डिकोड करने से पहले हमें वहां के लोगों की जिंदगी समझनी होगी। अस्थावा की लगभग 84% आबादी पूरी तरह से ग्रामीण है और सीधे तौर पर खेती पर निर्भर है। और हर साल ये इलाका पंचाने नदी की विनाशकारी बाढ़ का दंश झेलता है। खरीफ की फसलें तबाह हो जाती हैं, पूरी की पूरी बस्तियां डूब जाती हैं। ये सिर्फ कुछ बुलेट पॉइंट्स नहीं है, ये यहाँ के लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष की कहानी है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हमारा ये पूरा विश्लेषण संवैधानिक मूल्यों की बुनियाद पर टिका है। हमारा मकसद एक जिम्मेदार और जानकारी से भरा विमर्श तैयार करना है, जहां मानव गरिमा सर्वोपरि हो। हम यहाँ सिस्टम और नीतियों की कमियों का विश्लेषण कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहे हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एनाटॉमी ऑफ द आउटकम यानी 2025 के चुनावी नतीजों की बेबाक हकीकत। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40,708। अगर हम भावनाओं को किनारे रख दें तो सत्ताधारी दल के वर्चस्व का विशुद्ध गणित यही है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये हार जीत का वो विशाल अंतर है जो 23.44% की एक बहुत बड़ी खाई को दर्शाता है। एक ऐसी खाई जिसे आप सिर्फ छोटी मोटी चुनावी रणनीतियों या बाहरी दिखावे से बिल्कुल नहीं पाट सकते। ये वोट शेयर का डेटा पूरी तस्वीर साफ कर देता है। जेडीयू को 52% से भी ज्यादा का पूर्ण बहुमत मिला है। वहीं मुख्य विपक्षी दल आरजेडी 29% के एक हार्ड सीलिंग के नीचे सिमट कर रह गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहां पारंपरिक जातिगत समीकरणों का गणित पूरी तरह से फेल हो चुका है। हमारा तीसरा हिस्सा है पैटर्न मेमोरी और रुझान। चलिए देखते हैं इतिहास हमें क्या बताता है। अगर आप इन पिछले चुनावों के डेटा को देखें तो समझ आएगा कि 2025 का नतीजा कोई अचानक हुई घटना नहीं है। 2020 में सत्ताधारी दल का वोट शेयर और मार्जिन थोड़ा गिरा जरूर था, लेकिन वो महज गठबंधन के टूटने का एक अस्थायी असर था। जैसे ही 2025 में गठबंधन वापस एकजुट हुआ, उनका वोट शेयर फिर से उसी अभेद्य किले की तरह मजबूत हो गया। और यहीं विपक्ष से सबसे बड़ी रणनीतिक चूक हुई। उन्होंने कन्वर्जन मैट्रिक्स की बजाय वैनिटी मैट्रिक्स पर फोकस किया। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने सोशल मीडिया के लाइक्स, व्यूज और ऑनलाइन एंगेजमेंट को ही सब कुछ मान लिया, जबकि असली जरूरत थी जमीन पर भौतिक रूप से बूथ को मजबूत करना और गेट आउट द वोट तंत्र पर काम करना। मोबाइल स्क्रीन के लाइक से आप ग्रामीण जमीन पर किसी स्थापित नेटवर्क को नहीं हरा सकते। चुनाव जमीन पर जीते जाते हैं। चौथा हिस्सा, द रियल गवर्नेंस डेफिसिट यानी जमीन पर असली प्रशासनिक विफलता क्या है। चुनावी जीत एक तरफ है और ये कठोर हकीकत दूसरी तरफ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के इन आंकड़ों को देखिए। 1000 जीवित जन्मों पर 47 शिशुओं की मौत। 43% बच्चों में स्टंटिंग यानी कुपोषण की वजह से अविकसित रह जाना। प्रजनन आयु की लगभग 66% महिलाओं में खून की कमी। ये सरकारी डेटा है और ये आंकड़े जमीन पर सुशासन और कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी के दावों की पूरी तरह से पोल खोल देते हैं। इस भयंकर स्वास्थ्य संकट के साथ एक और कड़वी सच्चाई जुड़ती है। ब्लॉक में शून्य औद्योगिक विकास, कोई नई इंडस्ट्री नहीं है। इस वजह से हमारे जो उच्च शिक्षित युवा हैं वो राज्य के बाहर जाकर कम वेतन वाले श्रम और पलायन के एक अंतहीन चक्र में फंसने को मजबूर हैं। ये एक बेहद गंभीर मुद्दा है जिसे विपक्ष पूरी तरह से भुनाने में नाकाम रहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना और राशन कार्ड के वितरण में गहरी धांधली, किसानों की फसलों की सरकारी खरीद में लेट लतीफी और खाद की सब्सिडी सही समय पर ना मिलना, ये वो बुनियादी दिक्कतें हैं जिनका सामना आम आदमी रोज कर रहा है। लेकिन विपक्ष इन जमीनी शिकायतों को एक मजबूत राजनीतिक विमर्श में तब्दील ही नहीं कर पाया। हमारा पांचवां हिस्सा है द प्रिस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट। तो फिर आगे का रास्ता क्या है?
सिर्फ कमियां गिनाने से बदलाव नहीं आएगा। अगले चुनाव के लिए एक बहुत ही ठोस चरणबद्ध रणनीति चाहिए। पहले चरण में आपको अस्थामा विस्तार कार्यक्रम के जरिए अपने जमीनी कैडर को फिर से खड़ा करना होगा। दूसरा, एक शैडो विधायक का कॉन्सेप्ट लाना होगा जो सत्ता पक्ष के हर काम और बजट का लगातार ऑडिट करे और जनता को बताए। और तीसरा, पंचायत स्तर पर मजबूत चेहरों को अपने साथ जोड़ना होगा। दूसरे चरण में डेटा का इस्तेमाल करके कहाँ है सुशासन जैसे अभियान जमीन पर उतारने होंगे। नदी के किनारे बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए किसान सहायता केंद्र खोलने होंगे ताकि उन्हें सीधे कानूनी और प्रशासनिक मदद मिल सके। आपको महज वादे नहीं करने हैं, बल्कि जमीन पर कल्याण प्रदाता की भूमिका में खुद को स्थापित करना है। और अब हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, एक विजन और एक शांत चेतावनी। जरा सोचिए, अगर अगले 5 साल भी यही सब चलता रहा तो क्या होगा। इस चतुर्मुख डॉक्ट्रिन मैप को देखिए। ये स्पष्ट करता है कि जब तक बूथ पर आपके पोलिंग एजेंट मुस्तैद नहीं होंगे और आपका गेट आउट द वोट सिस्टम साइंटिफिक नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। संगठन के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदले बिना हार का ये इतिहास बस बार बार दोहराया जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रहे, हम जब भी कोई डेटा आधारित राजनीतिक रणनीति बनाएं, उसे भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी डीपीडीपी फ्रेमवर्क के सख्त दायरे में ही काम करना होगा। लोगों की प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान हर हाल में सर्वोपरि है। ये किसी भी आधुनिक और जिम्मेदार राजनीतिक रणनीति की बुनियाद होनी चाहिए। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीतिक तंत्र इन कठोर सच्चाइयों को स्वीकार खुद को बदलेगा या अस्थवा ऐसे ही ठहराव में फंसा रहेगा। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.